दरस्तान के एक शहर में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह निहायत ही रहमदिल और इंसाफ पसंद था, इसलिए रियाया बहुत मुतमईन और खुश थी। शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीते थे। इस बादशाह के यहाँ सिर्फ एक ही बेटा था। वैसे तो शाहजादा बहुत ही समझदार था, लेकिन बहुत जिद्दी भी था। वह जिस बात पर आ जाता वह मनवा कर ही दम लेता। एक दिन शाहजादा अपने साथियों के साथ शिकार के लिए घर से निकला। वहां उसे शदीद प्यास लगी तो वह इधर उधर देखने लगा। करीब ही उसे एक बस्ती के आसर नजर आए तो उसने अपने घोड़े का रुख उस तरफ कर लिया। वहां जाकर उसे मालूम हुआ कि यह तो धोबियों की बस्ती है, जहां कपड़े धोए और सिटाए जा रहे थे। वहां के मकानों का जायजा लेते हुए शाहजादे की नजर अचानक एक मकान की छत पर टिक गई। वहां एक लड़की अपने गीले बाल सुखाने में मसरूफ थी। शाहजादे ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतना हुस्न कहीं नहीं देखा था। उसे ऐसा लगा कि आसमान से कोई अप्सरा उतरकर उसके सामने खड़ी है। अचानक उस लड़की की नजर जैसे ही शाहजादे पर पड़ी तो वह सर पर दुपट्टा लेती हुई वहां से चली गई। शाहजादे को एक धोबी की बेटी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। इसी दौरान शाहजादे के साथी भी वहां आ पहुंचे और वह महल की तरफ रवाना हो गए। शाहजादा वापस तो आ गया, लेकिन अपनी जिद्दी फितरत की वजह से वह आते ही अंधे मुंह लेट गया और लग गया जिद करने की शादी करेगा तो उसी लड़की से करेगा, वरना करेगा ही नहीं। जब बादशाह तक यह बात पहुंची तो उसने शाहजादे की तरफ देखा और कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं जल गया? अब एक बादशाह की बहू बनेगी तो धोबी की बेटी। शाहजादा कहने लगा, मैं इन बातों को नहीं मानता। मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। बादशाह आज तक शाहजादे की हर जिद को मानता आया था, मगर यहां मामला कुछ अलग था। बादशाह को अपनी रियासत और इज्जत का भी ख्याल था। कई दिनों तक यह बहस इसी तरह जारी रही और आखिरकार बादशाह ने बेटे के हाथों मजबूर होकर धोबी के घर पैगाम भेजा कि बादशाह उनसे बात करना चाहते हैं। वह वक्त निकालकर मेहमानों और वजीरों से मशवरे लेने के लिए आए। वहां एक वजीर बहुत समझदार था। वह कहने लगा, बादशाह सलामत, छोटा मुंह बड़ी बात। शाहजादों की बहुत सी बीवियां होती हैं, यह भी किसी कोने में पड़ी रहेगी। इस वक्त आपका रोकना मुनासिब नहीं। लड़का जवान है, खून है, कुछ भी कर सकता है। बादशाह को यह बात समझ आ गई। उसने सोचा कि कुछ दिनों तक धोबी की बेटी के साथ रहेगा तो उसका इकट्ठा दिमाग ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ धोबी के घर भी पैगाम पहुंचा तो धोबी और उसकी बीवी सुनकर ही कांपने लगे कि हमसे क्या गलती हो गई है, जो बादशाह ने हमें अपने दरबार में तलब किया है। हम डरते डरते, कांपते कांपते बादशाह के सामने हाजिर हुए। बादशाह ने कहा, हमें आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए क्योंकि हमारा शाहजादा आपकी बेटी के लिए जिद कर बैठा है। धोबी कुछ देर सोचता रहा और फिर कहने लगा, हम यह बात अपनी बेटी से पूछकर आपको बताएंगे। बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि एक धोबी और उसकी जरूरत कि वह मुझे इस तरह अपनी बेटी का नाम देकर टाले, लेकिन वह खामोश रहा। बादशाह कहने लगा, ठीक है, अपनी बेटी से मशवरा कर लो, लेकिन हमें ना सुनने की आदत नहीं, वरना तुम दोनों अपनी जान से जाओगे। धोबी और उसकी बीवी घर वापस आए और अपनी बेटी से सलाह मशवरा किया। धोबी की बेटी कहने लगी, मुझे मंजूर है, मैं नहीं चाहती कि आपकी जान मेरी वजह से किसी खतरे में पड़े, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं। अगर शाहजादा मान लेता है तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। धोबी और उसकी बीवी ने अपनी बेटी से पूछा, आखिर तुम्हारी शर्तें क्या हैं? तुम एक धोबी की बेटी हो, तुम्हें इस तरह शाहजादा के सामने शर्तें रखना महंगा पड़ सकता है। लेकिन लड़की कहने लगी, हम ये शर्तें सिर्फ शाहजादा को ही बताएंगे। अगर उन्हें यह बात मंजूर है तो आकर हमसे मिल लें और शर्तें सुन लें। अगर उन्हें गवारा हो तो हम शादी के लिए तैयार हैं, वरना हमारी तरफ से नहीं है। दूसरे दिन धोबी और उसकी बीवी फिर से बादशाह के पास गए और अपनी बेटी का पैगाम पहुंचा दिया। बादशाह ने फौरन शाहजादे को तलब किया और कहा, आपकी होने वाली शाहजादी तो अभी से शर्तें लगा रही हैं, क्या आप ये शर्तें सुनना मंजूर करेंगे? शाहजादा कहने लगा, हाँ, हम जरूर जाएंगे और देखेंगे कि वह क्या शर्तें रखना चाहती हैं। आखिरकार हम भी तो देखें, एक धोबी की बेटी में इतनी अकड़ और अना कहां से आई है। यह कहते हुए शाहजादा धोबी और उसकी बीवी के साथ उनके गरीब खाने पहुंच गया, जो कि एक बहुत छोटा सा मकान था। नीचे के कमरे में धोबी और उसकी बीवी रहते थे, जबकि ऊपर का कमरा लड़की के लिए विशिष्ट किया गया था। जब शहजादा वहां पहुंचा तो कमरे में पर्दा डालकर एक तरफ लड़की बैठ गई और दूसरी तरफ शहजादा बैठा था। दोनों तरफ खामोशी छा गई तो शहजादा बोला, कहिए, हम आपकी शर्तें सुनने आए हैं। लड़की बोली, हमारी पहली शर्त यह है कि हम आपके साथ रात नहीं गुजारेंगे। हम सुबह वक्त जाएगा करेंगे और रात होते ही वापस आ जाएंगे। पहले तो शहजादा को बहुत गुस्सा आया, फिर कहने लगा, ये तो बात की बातें हैं, ये धोबी की बेटी क्या और ऐसी शर्त क्या?
2 दिन महल में रहेगी तो उसे वहां की आदत हो जाएगी, फिर यह कब एक महल छोड़कर एक कुटिया में आना पसंद करेगी। इसलिए शहजादा बोला, मुझे मंजूर है। लड़की फिर बोली, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आप मुझसे बात करने या हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। यह सुनकर शहजादा को बहुत हंसी आई और फिर सोचने लगा, यह तो सब कुछ बाद में हो ही जाएगा। उसने लड़की से कहा, ठीक है, हमें यह भी मंजूर है। लड़की फिर बोली, और मैं महल से पानी तक नहीं पीऊंगी और न ही मुझे मजबूर किया जाएगा। यह सुनकर भी शहजादा को हंसी आई। वह सोचने लगा, यह भी बेवकूफी है, दिन बार महल में रहेगी, यह कैसे संभव है कि पानी न पिए? शादी है या मजाक? फिर उसने लड़की से कहा, मुझे यह भी मंजूर है। लड़की फिर बोली, और हमारी चौथी शर्त यह है कि अगर आप कभी भी मुझे छूने की कोशिश करेंगे तो हमारा रिश्ता उसी वक्त खत्म हो जाएगा और मैं दोबारा कभी भी महल नहीं आऊंगी। यह सुनकर शहजादा सोचने लगा, यह भी बेवकूफी है, कहने की बातें हैं, यह सब बाद में होता ही रहेगा। शहजादा ने कहा, हमें आपकी चारों शर्तें मंजूर हैं। लड़की कहने लगी, तो ठीक है, फिर शादी की तैयारियां करो। शहजादा ने शादी की तैयारियां शुरू की। कुछ वजीरों और खास दोस्तों को साथ लेकर लड़की के पास गया और शादी के बाद वह दुल्हन अपने साथ बड़ा सा घूंघट निकाले हुए आई जिसमें उसका मुंह पूरा तौर पर छिपा गया था। वह शहजादा के साथ महल आई और उसके बिस्तर पर बैठने के बजाय एक तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। बादशाह और मलिका तो पहले ही इस शादी के हक में नहीं थे और वह शामिल भी नहीं हुए थे। बस एक शहजादे की मुंह छिड़ी बांधी थी जो हाथ बांधे आगे पीछे हो रही थी। दिन इसी तरह गुजरता रहा और जैसे ही शाम हुई, बांदी ने आकर इत्तला दी कि गाड़ी तैयार है। दुल्हन उठी, गाड़ी में बैठी और वापस चली गई। दूसरे दिन भी दुल्हन वही कपड़े पहने वापस आई, उसी कुर्सी पर बैठी रही, न कुछ खाया न पिया और शाम होते ही वापस चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और महीनों तक यही मामूल रहा। शहजादा अब बहुत परेशान रहने लगा। जिस चेहरे को देखकर उसने अपनी रातों की नींद गवा दी थी, अपने वालिदैन को नाराज किया था और अपनी इज्जत और दौलत सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वह चेहरा अब उसे अपने महल में देखने को नहीं मिल रहा था। रोज का यही मामूल था कि दुल्हन इन्हीं कपड़ों में आती, उसी कुर्सी पर बैठती, न कुछ खाती न पीती, खामोश बैठी रहती और शाम होते ही गाड़ी में वापस चली जाती। महल के लोगों में भी कहामुगियां शुरू हो गईं और हर तरफ अजीब तरह की बातें होने लगीं। यह सब कुछ शहजादे की नजर में था, लेकिन वह अपनी शर्तों के बंधन में था। वह मजबूर था और अपनी कोई शर्त भी पार नहीं कर सकता था। एक दिन शहजादे ने धोबी को अपने महल में बुलाया और कहा, अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? हम यहाँ के शहजादे हैं, हमारे वालिदैन और हम पर बातें होना शुरू हो गई हैं। यह सुनकर धोबी ने जवाब दिया, जान की पनाह पाऊं। धोबी बोला, दरअसल वह हमारी बेटी नहीं है। कुछ अरसा पहले वह हमारे घर आई थी और कहने लगी, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। हमें वह लड़की बहुत पसंद आई थी, सादा मिजाज और बेहद हसीन थी, खूबसूरत भी कमाल की थी। हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं थी। मेरी बीवी भी इस बात की जिद करने लगी कि यह जवान लड़की कहीं जाएगी तो उसकी जान या इज्जत को खतरा ना हो। आखिरकार हमने सोचा कि मरना है, मरने के बाद हम अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे कि एक इज्जत हमारे दरवाजे पर चलकर आई थी और हम उसे पनाह न दे सके। यह सुनकर मैं खामोश हो गया। बेशक मेरे घर में कोई बेटी नहीं थी, लेकिन मैं एक बेटी और एक औरत की इज्जत करना अच्छे से जानता था। लड़की ने कहा, मुझे ऊपर का कमरा दे दीजिए और किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करना। मेरी बीवी मान गई। ऊपर का कमरा वैसे ही खाली था। बाज वक्त बारिश के मौसम में हम वहां कपड़े सुखाने के लिए डाल दिया करते थे। वह कमरा इस लड़की के लिए खाली कर दिया गया और कुछ दिन बाद उसकी एक मुलाजिमा भी उसके साथ आकर रहने लगी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते थे कि वह क्या खाती है, क्या पहनती है, कहाँ आती है या कहाँ जाती है। मैं और मेरी बीवी इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं। हाँ, कभी कभी यह होता कि वह मेरी बीवी के पास आकर बैठ जाती और मेरी बीवी की बातें बड़ी तवज्जो से सुनती। मेरी बीवी भी उसे बेटियों की तरह प्यार करती है। इस पर हमारा कोई जोर नहीं था। हमने जो उसने कहा वही किया। जो आपने पैगाम दिए हमने वो इस तक पहुंचाए। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। मेरी बीवी और मुझे माफ कर दें। यह कहकर धोबी वहां से चला गया। लेकिन शहजादा अजीब और गरीब परेशानी में मुब्तला हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह मजरा क्या है। अब उसके सामने एक नया राज खुल चुका था। वह बहुत मायूस हो गया था क्योंकि जिस लड़की को वह जानता तक नहीं था वह अब तक धोबी की बेटी समझ रहा था। लेकिन यह मामला उसके बिल्कुल बरक्स निकला। शहजादा का अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना, तफरीह करना, शिकार पर जाना, सब कुछ खत्म हो चुका था। जिस चेहरे से उसे मोहब्बत थी वह अब उसके करीब होते हुए भी उसके साथ नहीं था। यही बात शहजादे की जिद का हिस्सा बन गई
और वह दिन बदिन खुद को मलामत करता रहता। उसने मुकम्मल तौर पर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। कुछ दिन यही मामूल रहा। लड़की रोज दुल्हन के लिबास में आकर उसी कुर्सी पर बैठती, न कुछ खाती न कुछ पीती, और शाम होते ही वापस चली जाती। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। आखिरकार शहजादे ने तंग आकर एक दिन घर छोड़ने का फैसला किया। उसने किसी को कुछ भी न बताया और अपनी एक बांदी को बुलाया। कहा कि अगर मेरे वालदेन मेरे बारे में पूछें तो बादशाह और मल्लिका से कहना कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर गया हूं और जल्द ही वापस आ जाऊंगा। यह कहकर शहजादा एक जंगल की तरफ रवाना हो गया। उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है और उसकी अगली मंजिल क्या है। जंगल पहुंचकर शहजादा देर तक एक दरख्त के नीचे बैठा रहा। सारी सूरत हाल का तजिया करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। रात होने लगी तो शहजादे को अपने रहने की फिक्र हुई। वह किसी गार की तलाश में था जहां वह रात गुजार सके। हाथ का धुंधला अंधेरा हर तरफ फैलने लगा था। शाहजादा कई जगहों पर चलने के बाद एक गार के पास पहुंचा जहां से रोशनी आ रही थी। इब्तिदा में शाहजादा को बहुत खौफ आया कि इस जंगल के इस दूर दराज इलाके में यह रोशनी कहां से आ रही है, लेकिन फिर उसने सोचा कि रात तो उसे गुजारनी ही है। जिंदगी पहले ही अजाब बन चुकी है, ऐसे नहीं तो वैसे ही सही। यह सोचते हुए वह घर में दाखिल हो गया। अंदर जाकर शाहजादा ने देखा कि एक बुजुर्ग वहां मौजूद थे जिनके नूरानी चेहरे से रोशनी फैल रही थी और वह अपनी इबादत में मशगूल थे। शाहजादा उसी जगह बैठ गया और रात गुजार दी। जैसे ही सुबह हुई, शाहजादा बेदार हुआ और अपने अर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। बुजुर्ग अपनी इबादत में वैसे ही मसरूफ थे। शाहजादा उठा और घर की सफाई शुरू कर दी। वह जंगल से फल तोड़कर खाता, पानी पीता और इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन बाद बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली। शाहजादा को बहुत गौर से देखा और कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम तो बादशाह के बेटे हो, मुल्क के शाहजादे हो, यहां क्यों आए हो? ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसने तुम्हें देश से परदेसी पर मजबूर कर दिया? यह सुनते ही शाहजादा की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हें एक राख देता हूं, जब तुम इसे अपने माथे पर लगा लोगे तो किसी को भी नजर नहीं आओगे। हो सकता है कि इस तरह तुम्हारा मसला हल हो जाए। तुम यह जान सकोगे कि वह लड़की कौन है, कहां से आई है, कहां जाती है, क्या खाती है, क्या पीती है, लेकिन ख्याल रहे कि इस बात का जिक्र तुमने किसी से नहीं करना। शाहजादा ने कहा, मुझे मंजूर है। शाहजादा ने बुजुर्ग से वह राख ली और अपने महल वापस आ गया। जब वह महल वापस आया तो बांदी ने उसका स्वागत किया और पूछा, आप इतने दिन कहां थे? मलिका और बादशाह भी आपके बारे में बार बार पूछते थे, तो मैंने उन्हें बता दिया था कि आप जरूरी काम से बाहर गए हैं। शाहजादा की नजर लड़की पर पड़ी। वह वैसे ही दुल्हन के कपड़ों में उसी कुर्सी पर बैठी थी। शाहजादा ने कहा कि मेरे पीछे भी यही मामूल था। यह रोज आती थी और शाम को वापस चली जाती थी और महल से कुछ नहीं खाती पीती थी। बांदी ने जवाब दिया, जी सरकार, बिल्कुल ऐसा ही था। आपके पीछे भी यही सब चलता रहा है जो आपके सामने है। शाहजादा ने कहा, ठीक है, अभी मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं सोना चाहता हूं, लेकिन जब शाम को इस लड़की के जाने का वक्त हो तो मुझे जगा देना। बांदी ने कहा कि ऐसा ही होगा। शाम को बांदी ने शाहजादा को जगा लिया। शाहजादा ने कुछ राख अपने माथे पर लगाई और वहां से निकल गया। सुबह से पहले शाहजादा वापस आ गया और बांदी को कहा, मैं सोने जा रहा हूं। जैसे ही वह लड़की इस कुर्सी पर आकर बैठी तो तुम मुझे जगा देना और कहना कि तुम जागे क्यों नहीं। अगर मैं न जागूं तो तुम्हें जोर देना और फिर मेरी देर से जागने की वजह पता करना। अगर मैं न बताऊं तो तुमने इस पर जोर देना और मुंह से अपनी बात मनवाना। बांदी समझ गई कि शाहजादा अब अपनी जिद पर अड्डा है और वह इस लड़की को सीधा करने के लिए कोई न कोई तरीका तलाश रहा है। कुछ देर बाद वह लड़की आई और कुर्सी पर बैठ गई। बांदी ने जब देखा कि लड़की कुर्सी पर बैठ चुकी है तो वह शाहजादा की तरफ दौड़ी। पहले तो शाहजादा को उठाने की कोशिश की, फिर गुस्से से शाहजादा बोला, क्या हो गया है? हम इतने अच्छे ख्वाब देख रहे थे, तुमने हमें जगाकर हमारा ख्वाब और नींद खराब कर दी। बांदी ने कहा, राजकुमार, आप क्या ख्वाब देख रहे थे? शाहजादा बोला, छोड़ो, मैं नहीं बताना चाहता। मगर बांदी ने जिद की, नहीं नहीं, आप मुझे बताएं, आप क्या ख्वाब देख रहे थे? शाहजादा कुछ देर टाल मटोल करता रहा, फिर बोला, ठीक है, अगर तुम जिद करती हो तो मैं बता देता हूं, लेकिन यह बात मल्लिका और बादशाह तक नहीं पहुंचनी चाहिए, यह हमारे बीच रहनी चाहिए। बांदी ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, यह बात हम दोनों में ही रहनी चाहिए। शाहजादा बोला, मैंने ख्वाब में देखा कि जब यह धोबी की लड़की कल रात गाड़ी में बैठकर वापस जा रही थी। शाहजादा ने कहा, तो हम भी इसके साथ गाड़ी में बैठ गए। यह सुनकर बांदी हंसीने लगी और कहा,
क्या कहते हैं आप और इसके साथ गाड़ी में बैठ गए? शाहजादा बोला, क्या करती हो तुम? ये तो ख्वाहिश थी, हम हकीकत की बात तो नहीं कर रहे। बांदी बोली, अच्छा, मैं भूल गई थी, आपने फिर क्या देखा? शाहजादा ने कहा, हम इसके साथ गाड़ी में बैठकर इसके घर तक पहुंचे और वहां हमने देखा कि वह हमेशा मिली सी साड़ी में मलबूस रहती थी। उसने वह साड़ी उतार कर फेंकी और अपनी मुलाजिमा को आवाज देकर कहा कि गर्म पानी तैयार करो, हम नहाना चाहते हैं। बांदी हंसी और कहा, क्या बात करते हैं आप इसके पीछे चले गए? शाहजादा बोला, हमने कहा ना, हम ख्वाहिश सुना रहे हैं, यह कोई हकीकत नहीं है। बांदी ने कहा, अच्छा ठीक है, आपने फिर क्या देखा? शाहजादा बोला, हमने देखा कि वह नहाते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी और जब वह पानी का एक डिब्बा अपने ऊपर डालती तो हम 2 डिब्बे डाल लेते। जब उसका पानी खत्म हो गया तो उसने चीख कर मुलाजिमा को बुलाया और कहा, आज पानी बहुत कम रखा है। मुलाजिमा ने कहा, पानी तो हमने पूरा रखा है, लेकिन अगर आप और चाहें तो हम और ला देते हैं। मुलाजिमा ने ज्यादा पानी ले आकर दिया और वह पानी भी हमने खत्म कर दिया। इसी तरह वह नहाकर बाहर निकली और बोली, हमें भूख लगी है, खाना ले आओ। उसकी मुलाजिमा बाहर गई, आसमान की तरफ दोनों हाथ ऊपर किए और हमने बेहद खूबसूरत एक थाल आसमान से उतरते हुए देखा। मुलाजिमा ने कुछ खाना अपने लिए रखा और बाकी खाना उसे दे दिया। हमें भी बहुत भूख लगी थी और हमने उसके साथ खाना खाया, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं हुई, खाना खत्म हो गया। उसने फिर से मुलाजिमा को बुलाया और कहा, क्या हो गया है? आज पानी भी कम था और खाना भी कम है। मुलाजिमा ने कहा, पानी तो पहले की तरह मुकम्मल था और खाना भी पूरा था, लेकिन आज खैर नहीं हो सका। शाहजादा ने कहा, आज आपसे शाहजादे मुखातिब हुए हैं या कोई ऐसी बात हुई है कि आप अपने एहसान खो बैठी हैं? यह सुनकर उसने मुलाजिमा को बहुत डांटा, बहुत गुस्से किया और कहा, तुम जानती हो हम किस वजह से मजबूर हैं, इस तरह हमारा मजाक न उड़ाओ, हम किसी को कुछ नहीं समझते। बांदी बोली, अच्छा इसके बाद क्या हुआ? शाहजादा बोला, हमने देखा कि कुछ देर बाद वही मुलाजिमा वापस आई और इस धोबी की बेटी को तैयार करने लगी, जो हमेशा बड़ी सी घूंघट ओढ़े और मिली सी साड़ी में बैठी रहती थी। तैयार होने के बाद वह किसी अफसरा से कम नहीं लग रही थी। इस कदर हसीन और जामिल खूबसूरत लड़की कि हम तो देखकर अपना होश ही खो बैठे। फिर यह बहुत ही तैयार होने के बाद छत के पास जाकर खड़ी हो गई। वहां से एक उड़न कुतोला आया, ये उसमें सवार हुई। हम हैरत से देखने लगे क्योंकि हम पूरा मामला जानना चाहते थे। हमने भी इस उड़न कुतोले को पकड़ लिया। उड़न कुतोला सितारों के बीच से होता हुआ एक जहां में जा रुका, जहां पर बेहद खूबसूरत परियां थीं, शाहजादे थे। वहां की दुनिया ही अलग थी। वहां पहुंचकर हमने देखा कि एक बाजार सा बड़ा हुआ था और एक बहुत हसीन जामिल मर्द वहां के तख्त पर बैठा था। उसके सामने हर परी बारी बारी आकर नाच दिखा रही थी और अपने इनाम वसूल कर रही थी। उसके वहां पहुंचते ही सब परियों ने उसे झुककर सलाम किया, जैसे यह उनकी शाहजादी हो या उनकी मलिका हो। उसे देखकर वहां पर बैठे एक शख्स की आंखों में चमक आ गई और वह कहने लगा, अब तुम्हारी बारी है, तुम टाइम पर ही पहुंची हो। फिर उसने भी नाच शुरू कर दिया। उसे नाचता देखकर उस शख्स की आंखों में चमक आ गई थी। उसने बहुत कीमती अंगूठी अपने हाथ से निकाली और उसे थमा दी। यह नाचने में इतनी मसरूफ थी, शाहजादा ने कहा। कह उसने वह अंगूठी धोली की तरफ फेंक दी। धोली ने वह अंगूठी उठाकर अपने पास संभाल कर रखी। मैं भी वहीं पर मौजूद था, लेकिन मैं किसी को नजर नहीं आ रहा था। वह अंगूठी मैंने धोली से निकाल ली और अपने पास रख ली। कुछ देर यह आराम करती रही और फिर उस आदमी के कहने पर उसने दोबारा से नाचना शुरू किया। इस बार भी वह आदमी बहुत खुश हुआ था और उसने एक कीमती और रेशमी रूमाल उसकी तरफ फेंका। उसने वह रूमाल उठाया, सबको दिखाया और फिर से ढोली की तरफ फेंक दिया। वह रूमाल भी उठाकर मैंने अपने पास रख लिया। बांदी बहुत गौर से यह सब कुछ सुन रही थी और पास बैठी लड़की का घूंघट कुछ सरकना शुरू हो गया था। शाहजादे ने नजरें चुराकर लड़की की तरफ देखा। उसका घूंघट जरा जरा सरकना शुरू हो गया था, लेकिन शाहजादा और बांदी ने यह जाहिर किया कि वे उसकी मौजूदगी से बेखबर हैं और अपनी बातों में मसरूफ हैं। बांदी कहने लगी, अच्छा वह अंगूठी और रूमाल मुझे तो दिखाइए। शाहजादा कहने लगा, कैसी बातें करती हो? जैसे ही हाथ डाला उससे रूमाल और अंगूठी मिल गए। बांदी कहने लगी, कहीं वह रूमाल और अंगूठी यह तो नहीं? यह देखकर शाहजादा बोला, अरे वाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ख्वाब की बातें भी हकीकत हो जाती हैं। यही तो थी वह अंगूठी, यही तो था वह रूमाल। अब लड़की पूरी तरह इन दोनों की तरफ घूम गई थी और बहुत ही दिलचस्पी से उनका किस्सा सुन रही थी। बांदी बोली, अच्छा फिर क्या हुआ? आप वापस कैसे आए? शाहजादा बोला, अरे ये तो ख्वाब था बस।
फिर तुमने मुझे जगह दी। लेकिन बांदी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? अधूरा ख्वाब कैसे देख सकते हैं आप मुझे बताइए ना, फिर क्या हुआ? बहुत देर जिद करने के बाद शाहजादा ने फिर से कहना शुरू किया। कुछ देर आराम के बाद फिर से एक जश्न का समा बांधा गया। बहुत सी परियों के नाच के बाद फिर से उसकी बारी आई। यह फिर से धूल की थप पर नाचने लगी और वह शख्स फिर से बहुत खुश हुआ। धूल की थप पर यह इस तरह से नाची कि इसकी मिसाल देना मुश्किल है। उसका नाच देखकर वह आदमी फिर से अपनी कुर्सी से उठकर अपने गले से एक माला उतारकर उसकी तरफ फेंक दी। वह माला भी उसने उस ढोली की तरफ फेंक दी और उसके वापस आने का वक्त हो चुका था। शाहजादा ने कहा, उसने सोचा होगा कि कल यह चीजें आखिर वापस ले लूंगी। फिर वह दोबारा से उसी उड़न को तोले में बैठकर उसी ढोली की छत पर आकर उतर गई। मैं बीच के साथ साथ था और फिर मेरी आंख खुल गई। बांदी ने यह सुना तो कहने लगी, वह माला भी हमें दिखाइए। लेकिन शाहजादा बोला, अब क्या करती हो? एक बात सही साबित हो गई है तो इसका मतलब यह नहीं कि अब सब कुछ ही मेरे पास से मिलेगा। बांदी को पहले ही सब कुछ सिखा दिया गया था। वह न मानी और शाहजादा की जेब में हाथ डालकर वह माला भी वहां से निकाल ली। अब लड़की पूरी की पूरी इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी और अपनी जगह से उठकर शाहजादा के करीब आ चुकी थी। उसका घूंघट उतर चुका था और अब वह पहले की तरह शाहजादा की तरफ देख रही थी। वह बोली, आप जान ही चुके हैं कि मैं इस दुनिया से नहीं हूं। मैं परियों की मल्लिका हूं और यहां पर अपनी सजा काटने आई हूं। शाहजादा ने कहा, अगर आप अपने बारे में हमें सब कुछ सच बता दें तो हो सकता है हम आपकी कोई मदद कर सकें। यह सुनकर धोबी की लड़की बोली, मैं परियों की मल्लिका थी और इन्हीं के साथ रहती थी। वहां के बादशाह को हमारा नाच बहुत पसंद था। वह हर रोज हमारा नाच देखने के बाद ही अपनी ख्वाबगाह में जाया करते थे। एक रात हमारी तबीयत शदीद खराब थी, लेकिन बादशाह ने मामूल के मुताबिक हमारी तरफ पैगाम भेजा कि हमारे नाच का वक्त हो चुका है। ये सुनकर हमने मुलाजिम से कहा कि अभी हम बेहद थक चुके हैं, हमारी तबीयत बहुत खराब है, दर्द से मेरी जान निकल रही है और बादशाह सलामत को नाच की पड़ी है। मुलाजिम ने ऐसा ही जाकर बादशाह को यह सारी बात बता दी। वहां के बादशाह को बेहद गुस्सा आया और उसने मुझे अपने पास बुलाकर मुझे बद्दुआ दी कि तुम्हें 1 साल के लिए जमीन पर फेंक दिया जाता है। तुम भूल गई हो कि यहाँ की कोई भी परी या उनकी मल्लिका हमें ना नहीं कर सकती। तुमने ना की है, यहाँ के उसूल को तोड़ा है, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अब तुम्हारी सजा यह है कि 1 साल के लिए तुम जमीन पर आम इंसानों की तरह एक औरत की शक्ल में रहोगी। लेकिन अगर वहां का कोई भी मर्द तुम्हें हाथ लगाने में या तुम्हारे करीब आने पर कामयाब हो गया तो तुम हमेशा के लिए वही की होकर रह जाओगी। तुम्हें तुम्हारे पर कभी भी वापस नहीं मिलेंगे। हमने बहुत मिन्नतें की लेकिन बादशाह पर किसी बात का कोई असर न हुआ। मेरे पर जलाए गए और मुझे एक आम लड़की की सूरत में जमीन पर उतार दिया गया। इसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं। मैं एक धोबी के घर रहने लगी। धोबी बहुत ही नेक था, उसकी बीवी भी बहुत अच्छी थी। वह मुझे एक बेटे की तरह प्यार करते थे और इस तरह हमारा आमना सामना हुआ। आप मुझे पसंद कर बैठे और सच बात तो यह है कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ। अब मैं वापस नहीं जाना चाहती बल्कि बाकी उम्र आपकी सेवा में गुजारना चाहती हूँ। शाहजादा यह बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। बांदी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही न रहा था। जल्द ही यह खबर बादशाह और मलिका तक भी पहुंच गई कि उनकी बहू कोई आम लड़की नहीं बल्कि परिस्तान की अफसरा है। चंद ही दिनों में बहुत ही धूमधाम से शाहजादा और इस अफसरा की शादी कर दी गई और इस तरह सब अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगे। अपनी जिंदगी बदल कर रख देगी, इसके लिए उसकी खुशी और उसका सुकून बन जाएगी। एक गांव में 3 भाई रहते थे जो इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए सिवाय सेब के एक पेड़ के और कुछ न था। वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और इसी के पास सेब का पेड़ मौजूद था। तीनों भाइयों को इस पेड़ से बहुत मोहब्बत थी। जब सेब पकने लगते तो वे बारी बारी उसकी हिफाजत करते ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचाए। एक न एक भाई हमेशा पेड़ के करीब मौजूद रहता जबकि बाकी दोनों खेतों में काम करने जाते। लेकिन सख्त मेहनत के बावजूद भी वे अपना पेट नहीं भर सकते थे, यहां तक कि उन्हें अच्छे कपड़े पहनने का मौका भी न मिलता था। एक दिन एक नेक दिल परी का वहां से गुजर हुआ। उसने देखा कि तीनों लड़के नेक और मेहनती हैं, फिर भी उनके पास खाने के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है और वे बहुत गरीब हैं। उनकी हालत देखकर परी को तरस आया और उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। मगर सवाल यह था कि वह कैसे मदद करे। काफी गौर व फिक्र के बाद उसने एक बूढ़ी फकीरनी का रूप धारा और लंगड़ाती हुई सेब के पेड़ के पास पहुंच गई। इस समय सबसे बड़ा भाई पेड़ की निगरानी कर रहा था। फकीरनी ने कहा, बेटा, मैं कई दिन से भूखी हूं, क्या तुम मुझे कुछ सेब दे सकते हो?
लड़के ने फौरन कुछ सेब तोड़े और फकीरनी की झोली में डाल दिए। फिर वह बोला, माँ जी, ये मेरे हिस्से के सेब हैं, आप ले लीजिए। माफ कीजिएगा, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता क्योंकि बाकी सेब मेरे भाइयों के हैं। फकीरनी ने सेब लिए, दुआएं दी और वहां से रवाना हो गई। अगले रोज दरमियानी भाई दरख्त की हिफाजत पर था। रहमदिल परी दोबारा बूढ़ी फकीरनी के भेष में आई और उससे सेब मांगे। दरमियानी भाई ने भी अपने हिस्से के सेब खुशी से दे दिए। वह ज्यादा सेब देने को भी तैयार था, मगर छोटे भाई के हिस्से को हाथ लगाना उसने मुनासिब न समझा। इसके बाद अगले दिन छोटे भाई की बारी आई। रहमदिल परी उसी तरह फकीरनी के रूप में आई और उससे भी सेब मांगे। छोटे भाई ने भी तरस खाकर फकीरनी को अपने सब सेब दे दिए। इस तरह दरख्त पर एक भी सेब बाकी न रहा। अगले रोज सुबह तीनों भाई खेत पर जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक रहमदिल परी अपनी असल शक्ल में उनकी झोपड़ी में आई। वह बोली, लड़कों, मैंने तुम सबकी आजमाइश की है और ये देखा कि रहमदिली में तुम तीनों बराबर हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूं। तीनों भाई उसके साथ हो लिए। रहमदिल परी उन्हें एक घने जंगल में ले गई, जहां दरख्त इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी जमीन तक न पहुंच सकती थीं। वह कभी उन्हें पहाड़ों पर चढ़ाती तो कभी घाटियों में ले जाती। आखिरकार वह एक बड़ी नदी के पास पहुंचे, जो पहाड़ों से निकलकर उछलती कूदती मैदानों की तरफ बह रही थी। परी ने तीनों भाइयों से कुछ कहना चाहा, मगर नदी के तेज बहाव से ऐसा शोर हो रहा था कि उसकी आवाज उन तक न पहुंच सकी। तब परी ने हर एक के पास जाकर उनके कान में अपनी बात कही। उसने बड़े भाई से कहा, यहां तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? बड़ा भाई उस समय सख्त प्यासा था और बिना कुछ सोचे उसने कह दिया, मैं चाहता हूं कि यह पूरी नदी शरबत बन जाए और यह सब मेरी मिल्कियत हो। परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और वह पहाड़ी नदी का झागदार पानी लाल शरबत में बदल गया। जब यह हो गया तो परी ने कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, बस ये याद रखना कि इसका अच्छा इस्तेमाल करना। बड़ा भाई वहीं रह गया और परी दोनों छोटे भाइयों को एक हरे भरे खेत की तरफ ले गई। उस खेत के पास एक घास का विशाल मैदान था, जहां सैकड़ों फाख्ताएं बीज और कीड़े तलाशने में मसरूफ थीं। रहमदिल परी ने दरमियानी भाई से कहा, अब तुम अपनी कोई ख्वाहिश करो, लेकिन सोच समझ कर मांगना। दरमियानी भाई ने कुछ देर सोचा और बोला, मैं चाहता हूं कि मैं एक कामयाब किसान बन जाऊं। इसके लिए आप इन फाख्ताओं को बैलों में बदल दें ताकि मैं उनका मालिक बन जाऊं। रहमदिल परी ने जादू की छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही मैदान बदल गया। उसने कहा, देखो, वह सामने वाला खेत अब तुम्हारा है। ये बैल और गायें भी तुम्हारी हैं। अगर तुम मेहनत करो तो एक कामयाब किसान बन सकते हो। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। अपना भविष्य बनाना या बिगाड़ना अब तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद परी सबसे छोटे भाई को लेकर पहाड़ों की तरफ रवाना हुई। जब वे एक पहाड़ के दामन में पहुंचे तो परी ने छोटे भाई से पूछा, तुम्हारे दिल में क्या ख्वाहिश है? जो चाहो मांग लो। छोटे भाई ने अपने दोनों बड़े भाइयों की तरह फौरन जवाब नहीं दिया। वह काफी देर सोचता रहा, फिर आखिरकार बोला, मैं एक खूबसूरत, नेक और सलीकामंद शहजादी चाहता हूं, जिससे मैं शादी कर सकूं। परी छोटे भाई की बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, तुम्हारी ख्वाहिश बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे साथ आओ। मैं किसी न किसी तरह तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूंगी। कई दिन गुजर गए और परी छोटे भाई को अपने साथ लिए अलग अलग जगहों पर घूमती रही। आखिरकार वे एक बड़े शहर में पहुंच गए। इस मुल्क का बादशाह एक अजीम शान महल में रहता था। परी सीधी महल के दरवाजे पर पहुंची और दरबान से बोली, मैं शहजादी से मिलना चाहती हूं। मैंने सुना है कि शहजादी निहायत हुसैन और खूबसूरत है। परी को इजाजत मिल गई, लेकिन छोटा भाई दिल ही दिल में घबराया हुआ था। वह सोचता था, मैं तो एक मामूली आदमी हूं, भला मेरी शादी एक शहजादी से कैसे मुमकिन हो सकती है? परी ने लड़के के दिल की हालत भांप ली और उसे हौसला देती रही। इतने में वे महल के बड़े दालान में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनसे पहले बहुत से लोग शहजादी से शादी के उम्मीदवार बनकर आए हुए हैं। इन सब के सामने कीमती तोहफे और नजराने रखे थे जो वे शहजादी के लिए लाए थे।
परी ने इन कीमती चीजों के बीच हीरो की एक टोकरा रख दी जो वह रास्ते से चुनकर लाई थी। छोटे भाई को इस तोहफे पर सख्त शर्मिंदी हुई। वह दिल में सोचने लगा, यह लोग हीरे, सोना, चांदी और न जाने क्या क्या लेकर आए हैं, और हमारे पास हीरे की एक मामूली सी टोकरा है। इससे कोई काम तो नहीं बनेगा, बल्कि हमारी हंसी जरूर उड़ाई जाएगी। मगर परी मुस्कुराती रही। उसके मना करने के बावजूद उसने हीरे की मामूली सी टोकरा कीमती तोहफों के बीच रखे रहने दी। थोड़ी ही देर में दरबार में कुछ हलचल महसूस हुई। सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो गए, क्योंकि बादशाह सलामत शहजादी के साथ दरबार में प्रवेश कर रहे थे। उनके सामने एक चबूतरे पर तख्त बिछा हुआ था और वह उसी पर जाकर बैठ गए। शहजादी के सामने सभी उम्मीदवार सिर झुकाकर खड़े रहे। जल्दी ही शहजादी ने यह बात नोट की कि छोटा भाई अगरचे पुराने फटे कपड़ों में था, फिर भी देखने में दूसरे उम्मीदवारों से ज्यादा खूबसूरत और अच्छे मिजाज का लगता था। शहजादी ने अपने वालिद यानी बादशाह सलामत से साफ शब्दों में कह दिया कि वह इस फटे कपड़ों वाले नौजवान से शादी करना चाहती है। मगर बादशाह की ख्वाहिश यह थी कि शहजादी बाकी उम्मीदवारों में से किसी ऐसे शख्स से शादी करे जो दूर दराज के अमीर कबीर शहजादे मालूम होते थे। लेकिन बादशाह सलामत अपनी बेटी शहजादी गुलनार का बहुत ख्याल रखते थे और किसी भी तरह उसका दिल तोड़ना नहीं चाहते थे। वह सोचने लगे कि कैसे यह फैसला किया जाए कि इन सभी उम्मीदवारों में से सबसे बेहतर और शहजादी के लायक कौन है। परी ने यह देखा कि बादशाह सलामत किसी गहरी सोच में है, तो वह आगे बढ़कर बोली, जहां पनाह, आप यह मामला इस तरह हल करें कि सब उम्मीदवारों को अंगूर की नई बेलें दें ताकि वह अपने खेत में लगाएं। जिस उम्मीदवार की बेल 3 दिन के अंदर फल दे, उसके साथ शहजादी की शादी कर दी जाए। बादशाह ने दिल में सोचा कि यह एक उम्दा तरीका है, क्योंकि 3 दिन में किसी बेल में अंगूर का आना मुमकिन नहीं है, और यूं इन उम्मीदवारों में से किसी के साथ शहजादी की शादी नहीं होगी। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया और अंगूर की ताजा बेलें लाकर पेश की गईं। इन बेलों पर उम्मीदवारों के नाम कंधा कर दिए गए और उन्हें शाही महल के बाग में लगा दिया गया। शहजादी गुलनार हर घंटे बाद बाग में जाती और देखती कि आया किसी बेल पर फल आ रहा है या नहीं, मगर किसी भी बेल पर अंगूर का निशान तक नहीं था। जब 2 दिन गुजर गए तो शहजादी बहुत मायूस हो गई। वह समझ गई कि इन बेलों में फल आना मुमकिन नहीं, क्योंकि भला 3 दिन में फल कैसे लग सकता था। शहजादी दिल ही दिल में कहती, लेकिन साथ ही वह इस गरीब नौजवान के लिए दुआ भी कर रही थी कि उसकी बेल पर अंगूर लग जाएं ताकि इन दोनों की शादी मुमकिन हो सके। तीसरे दिन मायूसी के बावजूद शहजादी अंगूर की बेल देखने गई। रास्ते में उसे वही गरीब नौजवान मिला। उसे देखकर शहजादी ने सोचा कि शायद वह महल में रास्ता भूल गया है, लेकिन नौजवान भी अंगूर की बेल देखने के लिए जा रहा था। जब दोनों साथ साथ बेलों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बेल पर बहुत खूबसूरत अंगूर लगे हुए हैं। शहजादी ने गौर किया और यह देखा कि वह बेल उसी नौजवान के नाम से मंसूब थी। यह देखकर वह इस कदर खुश हुई कि तालियां बजाने लगी। नौजवान भी खुशी से उछल पड़ा। दोनों फौरन बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह यह देखकर ज्यादा खुश नहीं हुआ। उसका कहना था कि इतने गरीब नौजवान के साथ शहजादी खुश नहीं रह सकती, लेकिन क्योंकि वह वादा कर चुका था, इसलिए उसे मजबूरन शहजादी की शादी इस गरीब नौजवान के साथ करनी पड़ी। शादी के बाद नौजवान अपनी दुल्हन को लेकर जंगल में एक छोटे से मकान में आ गया, जो उसे परी की तरफ से मिला था। इस छोटे से मकान में दोनों हंसी खुशी रहने लगे। इसी तरह तकरीबन 1 साल गुजर गया। एक दिन परी ने सोचा कि जाकर देखना चाहिए कि तीनों भाई किस तरह जिंदगी बिता रहे हैं। सबसे पहले वह बड़े भाई के पास गई। वहां उसने एक बड़ी बकारन का भीस बदलकर उससे 1 प्याला शरबत मांगा, जैसे वह इन दिनों गरीब था। इन दोनों ने इस बकारन को अपने हिस्से के सब सीब दे दिए थे, लेकिन अब जबकि उसके पास नदी का पानी था, उसने 1 प्याला शरबत देने से इनकार कर दिया। उसने कहा, अगर मैं हर एक को शरबत दूंगा तो सब काम कैसे चलेगा? जाओ जाओ, बड़ी भी अपना रास्ता नापो। परी चली गई और उसके जाते ही नदी फिर से पानी की नदी बन गई। बड़े भाई ने यह देखा और हैरान होकर दौड़ते हुए परी के पास पहुंचा और खुशामद करने लगा। लेकिन परी ने सिर हिलाते हुए कहा, जो शख्स जिस चीज के काबिल नहीं
उसे वह चीज नहीं मिलनी चाहिए। परी फिर मंझले भाई के पास पहुंची। मंझला भाई अपने खेत में बैठा खाना खा रहा था। परी ने उससे थोड़ी सी खाना मांगा तो मंझले भाई ने कहा, बढ़िया, मैं कभी किसी चीज को मुफ्त में नहीं देता, जाओ किसी और से मांगो। जैसे ही उसने यह कहा, सारी खेती और मवेशी गायब हो गए और उसके सामने एक उजाड़ मैदान नजर आने लगा जिसमें फाख्ताएं दाना चग रही थीं। परी ने नादान लड़के से कहा, जाओ अपने सीब के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी गलती पर गौर करो। याद रखो, खुदा ने अगर तुम्हें किसी काबिल बनाया है तो दूसरों की मदद करने से दरीग न करो। अब परी तीसरे और सबसे छोटे भाई के पास पहुंची। इस वक्त छोटा भाई अपनी दुल्हन शहजादी गुलनार के साथ बैठा खाना खा रहा था। बकारन को देखते ही उसे पिछले दिन याद आ गए और बकारन के कुछ कहने से पहले ही उसने कहा, बड़ी अम्मा अंदर आ जाओ, जो कुछ रोक टोक है वह हाजिर है, साथ बैठकर खा लो। लेकिन परी ने जो नजर डाली तो देखा कि दस्तरख्वान पर रोटियां खत्म हो चुकी थीं। शहजादी ने कहा, बड़ी अम्मा मैं अभी और रोटियां बगा कर लाती हूं, आप जरा देर बैठकर आराम करें, जो कुछ रोक टोक घर में है मैं अभी लेकर आती हूं। शहजादी ने बकारन के लिए खाना तैयार किया और थोड़ी देर में रोटियां बगा कर लाई। उन्होंने बड़ी अम्मा को बैठकर खाना खिलाया। इसके बाद जब वह जाने लगी तो शहजादी ने मोहब्बत से कहा, बड़ी अम्मा अब रात को आप कहां जाएंगी? यहां आराम करें, सुबह चले जाइएगा। परी उनके बर्ताव से इस कदर खुश हुई कि उसने फौरन अपनी जादू की छड़ी घुमाई। देखते ही देखते चारों तरफ एक आंधी फैल गई। जोर और शोर के साथ गरज और चमक पैदा हुई। शहजादी और उसके शौहर ने डर कर आंखें बंद कर लीं और वे जमीन पर लेट गए। जब शोर बंद हुआ और उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि वह छोटा सा मकान गायब हो चुका था और उसकी जगह एक काली शान महल खड़ा था। यह इतना बड़ा था कि शहजादी के बाप के पास भी इतना बड़ा शाही महल नहीं था। अब वे उसमें सुकून से रहने लगे और जब तक जिंदा रहे लोगों के साथ भलाई करते रहे। एक बादशाह था। उसकी सल्तनत में मशहूर था कि बादशाह की रानी बेहद खूबसूरत है। रानी को बनाव श्रृंगार का बहुत शौक था और वह अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर खुश होती थी। उसने एक ऐसा बंदर पाल रखा था जो इंसानों की तरह बातें करता था। एक दिन रानी उम्दा कपड़े पहने, बालों में मोती जड़े, आईने के सामने खड़ी अपनी खूबसूरती देखकर खुश हो रही थी। बंदर बोला, रानी जी आप आज बहुत खुश लग रही हैं, क्या बात है? रानी बोली, तुझे नजर नहीं आता? देख आज मैंने कैसा उम्दा कपड़ा पहना है और कितनी खूबसूरत लग रही हूं। बंदर बोला, सच बोलूं या झूठ? रानी बोली, सच कहो, झूठ बोलना बुरी बात है। बंदर बोला, सच यह है कि दुनिया में ऐसी ऐसी खूबसूरत औरतें मौजूद हैं जो तुमसे पैर धोवाना भी पसंद ना करें। यह सुनकर रानी आग बबूला हो गई। उसने बंदर का पिंजरा उतार लिया और उसे मारने ही वाली थी कि बादशाह आ गया। उसने कहा, रानी क्या हुआ? बंदर ने ऐसा क्या कसूर किया जो तुम उसे मारने पर तली हुई हो? रानी बोली, उसने मेरी बड़ी बेइज्जती की है और मैं इस तौहीन का बदला लेकर रहूंगी। बादशाह ने मुलाजिमों से पूछा, आखिर मामला क्या है? एक मुलाजिमा बोली, रानी साहिबा ने बंदर से पूछा था कि वह कितनी खूबसूरत हैं। तो बंदर ने कहा कि दुनिया में ऐसी औरतें हैं जो उनसे पैर धोवाना भी पसंद न करें। इस बात पर रानी साहिबा को गुस्सा आ गया। बादशाह ने बंदर से पूछा, क्यों बंदर मियां, यह बात कितनी सच है? बंदर बोला, जहां पना मैंने जो कहा वह सच है, अगर यकीन नहीं तो तजुर्बा कर लीजिए। बादशाह ने कहा, हां हम जरूर तजुर्बा करना चाहते हैं। बंदर ने कहा, तो फिर एक उम्दा नस्ल का घोड़ा मंगवाइए, लेकिन वह मेरी पसंद का होगा। बादशाह बंदर का पिंजरा लेकर अस्तबल पहुंचा जहां हजारों ऊंची नस्ल के घोड़े मौजूद थे। बंदर ने सारे घोड़े देखे लेकिन एक भी उसे पसंद न आया। आखिरकार बादशाह ने बंदर से पूछा, तुम्हें किस तरह का घोड़ा चाहिए? बंदर ने जवाब दिया, फलां कुमार के पास एक घोड़ा है, वह खरीद लीजिए, फिर उसे 6 महीने तक खूब खिलाया पिलाया जाए तो वह हमें मंजिल मकसूद तक ले जाने के काबिल हो जाएगा। बादशाह ने कुमार को बुलाया और महज 2 रुपए में उसका घोड़ा खरीद लिया, जो बहुत कमजोर और बीमार दिखाई दे रहा था। 6 महीने तक उस घोड़े की दिल खोल कर सेवा की गई और बेहतरीन खाना दिया गया। जल्द ही घोड़ा इतना शानदार हो गया कि उसका कोई सानी न था। 6 महीने बाद बादशाह घोड़े पर सवार हुआ, बंदर को साथ लिया और एक खूबसूरत रानी की तलाश में निकल पड़ा। सफर के दौरान वह एक शहर पहुंचे जहां बाजार में एक बुढ़िया अंडे बेच रही थी।
बादशाह ने सोचा कि खाने के लिए अंडे खरीद लेते हैं। जब उसने कीमत पूछी तो बुढ़िया ने एक अंडे की कीमत 100 रुपए बताई। बादशाह ने हैरानी से कहा, यह इतने महंगे क्यों हैं? बुढ़िया बोली, आगे चलकर तुम्हें इसकी वजह मालूम हो जाएगी। बादशाह ने अंडा खरीद लिया और दोबारा सफर शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद उसे लगा कि बुढ़िया ने उसे धोखा दिया है। यह सोचकर उसने अंडा गुस्से से जमीन पर दे मारा। अंडे के गिरते ही उसमें से एक बोना निकल आया, जिसका कद सिर्फ 1 बाश्त और दाढ़ी 1.25 बाश्त लंबी थी। बादशाह पहले तो घबरा गया, लेकिन बोने ने आजिजी से कहा, जनाब, मैं 100 साल से इस बुढ़िया की कैद में था। आपने मुझे आजाद कर दिया। बताइए, मैं आपके एहसान का बदला कैसे चुका सकता हूं? बादशाह ने कहा, तुम जैसे छोटे आदमी भला क्या कर सकते हो? बोना मुस्कुराकर बोला, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। बादशाह ने बोने से कहा, तुम्हें साथ रख लेते हैं। यह सुनकर बोना खुशी से घोड़े पर बैठ गया। बादशाह, बोना और तोता सफर पर निकल पड़े। चलते चलते शाम हो गई और वे एक शहर के पास पहुंचे। वहां एक सराय में रात गुजारने का इरादा किया, जो शाही महल के पास थी। सराय में पहुंचकर बादशाह ने बोने से उसका नाम पूछा तो उसने बताया, मेरा नाम चंगेज खान है। रात गहरी होने लगी तो बादशाह ने भटियारे से रोशनी का इंतजाम करने को कहा। भटियारा यह सुनकर हैरान से बोला, यह अजीब बात है मुसाफिर, तुम रोशनी मांग रहे हो। आज तक कोई मुसाफिर रोशनी का तगाजा नहीं करता। यहां के दस्तूर के मुताबिक शाम को शहजादी अपने महल की छत पर आती है और उसके हुस्न से पूरी रियासत जगमगा उठती है। इस रोशनी में चिराग की कोई जरूरत ही नहीं रहती। यह कहकर भटियारा चला गया, मगर बादशाह हैरान और परेशान रह गया। शाम ढलते ही जब उसने वाकई चारों ओर रोशनी देखी तो उसे भटियारे की बात पर यकीन आ गया। यह सब कुछ बादशाह को नहत अजीब और गरीब लगा, और होना भी चाहिए था, क्योंकि ऐसी बात उसने पहले कभी न सुनी थी। इसी पल बादशाह को बंदर की बात याद आई, जो उसने रानी के हुस्न के बारे में कही थी, और यही बात बादशाह के रियासत छोड़ने की वजह बनी थी। इस वाकये ने बादशाह को मजीद बेचैन कर दिया। उसने चंगेज खान से मशवरा किया, बताओ, इस रियासत की शहजादी को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चंगेज खान ने कहा, जहां पना, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी न किसी तरह शहजादी को आपके लिए हासिल करूं। बादशाह ने जवाब दिया, तुम इतने से आदमी हो, भला इस सिलसिले में क्या कर सकते हो? चंगेज खान मुस्कुराकर बोला, हर छोटी चीज बेकार नहीं होती। मैं आपकी नजर में छोटा हूं, मगर वह काम कर सकता हूं जो बड़े से बड़ा आदमी नहीं कर सकता। बादशाह, चंगेज खान और बंदर सराय में महल के करीब बैठे बातें कर रहे थे। चंगेज खान अपनी चालाकियों की बातें कर रहा था, जबकि बंदर अपनी दिलचस्प बातों से बादशाह का दिल बहला रहा था। इन सब बातों की आवाजें शहजादी के कानों तक पहुंच गईं। बंदर की प्यारी बातें सुनकर शहजादी प्रभावित हुई और उसने महल के पहरेदारों को बुलाया। शहजादी ने हुक्म दिया, सराय में जाकर इस मुसाफिर को हमारा सलाम कहो, जिसके पास यह बंदर है, और यह बंदर उससे खरीद लो। जो कीमत वह मांगे उसे दे देना। आधी रात का वक्त था जब शहजादी के पहरेदार सराय में पहुंचे। वह मुसाफिर को तलाश करते हुए बादशाह तक आ पहुंचे। चंगेज खान ने पहरेदारों को आते देखा तो बादशाह से कहा, जहां पना, खुदा खैर करे, ये सरकारी पहरेदार हमारी तरफ आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी सारी बातें उनके कानों तक पहुंच चुकी हैं, मगर घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह सब बेहतर करेगा। पहरेदार सराय में पहुंचे और शहजादी का पैगाम मुसाफिर यानी बादशाह को सुनाया। बादशाह अभी कोई जवाब देने भी न पाया था कि चंगेज खान फौरन बोल पड़ा, तुम लोगों का दिमाग ठीक है? हम अपना बंदर तुम्हें क्यों देने लगे? वापस जाकर अपनी शहजादी से कह दो कि हर जगह उसका हुक्म नहीं चलता। पहरेदार हैरानी से चारों ओर देखने लगे कि यह आवाज कहां से आ रही है। जब उन्होंने गौर किया तो देखा कि एक बहुत छोटा सा आदमी, जिसका कद सिर्फ 1 बाश्त और दाढ़ी 1.25 बाश्त की थी, मुसाफिर के पलंग के करीब बैठा हुआ है। उसकी सूरत देखकर